नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा 27 नवंबर से 16 जनवरी के बीच संपन्न होने वाली है, इसके लिए आज हम पर्यावरण विषय से संबंधित जितने भी सवाल आए हैं और उनके जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो एमसीक्यू बन सकते हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। दरअसल हमारा प्रयास ये है, क्योंकि जीके जीएस में रेलवे की जो ग्रुप डी की परीक्षा होती है, चाहे वो साइंस के हों या जीके जीएस के, मैक्सिमम सवाल आपको 80 से 90% सवाल जो है रिपीटेड मिलेंगे। तो आपको पीवाईक्यूज नहीं छोड़ना है, उनके एमसीक्यू नहीं छोड़ना है। अगर आपने यहाँ से गलती करी तो फिर दूसरे बच्चों को जो है फ़ायदा मिल जाएगा इसका, क्योंकि सीटें 32,000 ही, फॉर्म 1 करोड़ से ऊपर पड़ा है, तो कंपटीशन बहुत भयानक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जो है हर सब्जेक्ट के एक मैराथन वीडियो बनाई जाए, जिससे कि सारे बच्चों को एक साथ जो है फास्ट मोड में चीज़ों को रिवाइज कर सकें और समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। तो आज दोस्तों इसमें जो है हम पर्यावरण पारिस्थितिकी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू आए हैं उनको एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है, बहुत अच्छी बुक निकाला है इन्होंने, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया है। तो चलिए एक बार कन्फर्म कर लीजिए कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही, तो हम क्लास की को जो है स्टार्ट करें, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है, चीज़ें आपको रिवाइज अभी बहुत ज़्यादा करना है। चलिए एक बार बताइए, आपको सवाल जो है अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है? चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी जो क्लास का जो पहला सवाल है वो ये है, एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम से क्या अभिप्राय है? एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? यह अपने अनुरक्षण के लिए विकिरणीय ऊर्जा पर जो है निर्भर नहीं होता है। कोई भी जीव जैविक घटक से जुड़ता या निकलता नहीं है। जीव स्थानीय जैविक घटकों के साथ सुअनुकूलित होते हैं। बताइए। और कार्बनिक द्रव्य जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहते हैं। बताइए। बहुत जटिल भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है इसमें, तो आपको बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को सॉल्व करना है। बताइए क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कार्बनिक द्रव्य जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? लगभग स्थिर रहते हैं। अच्छा, एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों का जो है समामेलन होता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बना होता है? जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। लेकिन जब यही जैविक घटक और अजैविक घटक जो है आपस में परस्पर संक्रिया करने लग जाते हैं और एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, तो जो है इसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखना है। जैसे जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक कौन से होते हैं? तो इनमें आप रख सकते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। इसके अलावा जीव जंतु, ये सब कित में आते हैं? तो जैविक घटकों में आते हैं। और अजैविक घटकों में किनको शामिल किया जाता है? अजैविक घटकों में किनको शामिल किया जाता है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे पत्थर या निर्जीव वस्तुएं या तालाब, ये सब किस में आते हैं? तो ये आते हैं जो है अजैविक घटकों में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैविक और अजैविक घटकों से भी कई बार सवाल बनते नजर आए हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें डिस्कस कर लिया, और बाकी सारी चीज़ों को आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत वर्षावन, जंगल, आर्द्रभूमि या मूंगा चट्टानें आदि आती हैं। ठीक है। हमारा अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव द्वारा निर्मित है? बताइए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है जो मानव द्वारा निर्मित है? वन, तालाब, झील या फसली खेत? तो आप सभी लोगों को पता है, मनुष्य क्या करता है? फसलों को उगाता है, तो फसली खेत जो हो जाएगा ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएगा। जबकि वन, तालाब, झील और ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, वही लिखा है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। स्वपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई हैं। नीचे दिए कथनों में से कौन से स्वपोषियों के संबंध में कथन गलत हैं? देखिए, बहुत ही ट्रैप डाला जा रहा है। स्वपोषियों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन हैं जो स्वपोषियों के लिए सही नहीं है। इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक है। ये स्वपोषियों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी की जाती हैं। ठीक है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। ठीक है। तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। बताइए, तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन हैं जो स्वपोषियों के लिए सही नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये जो ऊर्जा के ये जो संगठित हो जाते हैं, ये
तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, ये गलत है, ये स्वपोषियों से संबंधित नहीं है। बाकी इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है और इनमें जो स्वपोषियों की जो कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती हैं, आप सभी को पता है। सभी हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं और कुछ जीवाणु भी जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि वह अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, स्वपोषी होते क्या हैं? वे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी पादप कहलाते हैं। स्वपोषी पादपों की जो पत्तियां होती हैं इनमें हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहा जाता है। और हरे पौधों की जो पर्णहरित युक्त कोशिकाएं होती हैं सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है अपना भोजन बना लेती हैं और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक है। इनकी जो कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी की जाती हैं। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, ये चीज़ें आपको पता ही हैं। निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेढक, गरुड़, धान, सांप या टिड्डी, इनको जो है आहार श्रृंखला के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों ये सारी क्लासेस थोड़ा सा तेज चलेंगी क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ें आपको रिवाइज बहुत करना है। तो आपको सिर्फ फौरी तौर पे ये नज़र रखना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ सवाल आए थे जिससे कि आप वहाँ टिक कर सको, है ना। तो चलिए, जब इसको खाद्य श्रृंखला के रूप में हम व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? धान, क्योंकि धान को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद धान पर कौन निर्भर है? तो टिड्डी निर्भर है। और टिड्डा जो है, टिड्डी को कौन खाता है? मेढक खाता है। फिर मेढक को सांप खाता है। फिर सांप को गरुड़ खाता है। तो ये आहार श्रृंखला के आधार पर धान, टिड्डा, मेढक और सांप के साथ गरुड़, ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उच्च पोषी जो स्तर होते हैं यानी कि जो खाद्य श्रृंखला में जो सबसे बाद में जीव जंतु आते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर वाले जीव जंतु होते हैं, उनमें अगर रसायनों का संचयन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जैविक उपचारण, जैविक ऑक्सीकरण, जैविक अपचयन या जैविक आवर्धन। तो क्या कहा जाता है? तो जैविक आवर्धन कहा जाता है इसे, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है। चलिए, उच्च पोषी स्तरों में जो रसायनों का संचयन होता है इसकी प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहा जाता है। और ये कौन कौन से रसायन होते हैं जो उन जीवों में संचयित हो जाते हैं? तो BHC होता है, DDT होता है, 2,4-D होता है, पारा होता है। ये मुख्य पदार्थ होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और उनमें ये जो है जीवों में संचयित होते आते हैं और खाद्य श्रृंखला को जो है डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैव आवर्धन की एक खास बात ये क्या होती है कि जैव आवर्धन में जो रासायनिक पदार्थों का संचयन होता है वह उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं उनमें सर्वाधिक होता है। ठीक है। चलिए, जैसे छोटी छोटी मछलियां हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा जो है रासायनिक तत्व विद्यमान होने लगा। फिर इनको खाने वाली बड़ी मछलियों में थोड़ा सा और रासायनिक तत्व विद्यमान होने लगा। फिर इनको खाने वाले जो अन्य जीव हैं फिर उनमें और अधिक हो जाएगा। तो इसी क्रम में ये क्या हो जाता है? ये बढ़ता चला जाता है रासायनिक संचयन। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? देखिए, वही सवाल पूछने लगा है जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसमें से क्या पूछा है? अजैविक घटक कौन कौन सा है? तो मृदा क्या है? एक अजैविक घटक है, जबकि कवक, कीट और सूक्ष्मजीव क्या हैं? ये जैविक घटकों में इनको शामिल किया जाता है। ठीक है। मृदा जो है अजैविक घटक है, जबकि सूक्ष्मजीव, कवक और कीट जो हैं ये जैविक घटक हैं। ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल देखिए, यहाँ पर चीज़ें बताए गए हैं कि इसमें जो है अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। इसके में जो है सूर्य के प्रकाश, वायु, वर्षा, खनिज, मिट्टी आदि को शामिल किया जाता है। इन कारकों को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों के अस्तित्व और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि कवक, सूक्ष्मजीव, कीट, पौधे, जानवर, मनुष्य आदि ये हैं, ये जैविक घटकों में इनको जो है शामिल किया जाता है। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? बताइए, स्वपोषी जो जीव होते हैं अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? तो स्टार्च के रूप में करते हैं। ठीक है। स्टार्च के रूप में जिस भोजन का वह उपयोग कर सकते हैं वह उपयोग करते हैं। अगर वह उस समय उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसको स्टार्च के रूप में जो है संचयित कर लेते हैं अपने अंदर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परपोषी जीव है? बताइए, कौन सा एक जो है परपोषी जीव है? तो बिल्कुल सही, बाघ क्या है? एक परपोषी जीव है, क्योंकि घास और नीम का पेड़ और शैवाल जो हैं ये अपने आप से जो है अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन बाघ क्या होता है? अन्य जीवों पर निर्भर रहता है अपने जो है भोजन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? परपोषी जीव हो जाएगा। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? यानी कि पर्यावरण के जो विभिन्न घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपको बताना है कि उस ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण से ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है।
प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 10% होती है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। तो क्या है, ये गलत है। बाकी प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है 10% होती है, यानी कि एक जीव में जो पूरी ऊर्जा उपस्थित है, अगला जीव उसे जो खाने वाला है उसको सिर्फ इसके खाने से कितने प्रतिशत ऊर्जा की मिलेगी, 10% ऊर्जा ही मिलेगी। बाकी 90% जो है ये स्वयं कंज्यूम कर चुका होगा। चलिए, हरे पौधे की जो पत्तियां हैं, इन पर पड़ने वाली जो सौर ऊर्जा है लगभग उसका 1% ऊर्जा अवशोषित की जाती है, और वही अवशोषित ऊर्जा जो है भोजन को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है? बताइए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है, इसमें क्या हो जाएगा? केचुआ द्वारा मिट्टी में बिल बनाना, दो पक्षियों का भोजन के लिए आसपास आपस में लड़ना, मेढक द्वारा टिड्डे को जो है अपना भोजन बनाना, नल से जल की एक धारा का बहना। दोस्तों, केचुआ क्या है, एक जैविक घटक है, और मिट्टी क्या है, अजैविक घटक है। तो कौन सा हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन आपका जो है हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा होता है। ठीक है, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। केचुआ द्वारा मिट्टी में बिल बनाना पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक और जैविक घटक के साथ अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है। बताइए किस से होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के मध्य जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसका क्रम कैसा होता है? प्रत्येक उच्च पोषी स्तर के साथ कम होता चला जाता है। यानी कि ये जो छोटे जीव होते हैं उनसे खाने से जो है सेकंड जीव को क्या है, कम ऊर्जा मिलेगी, 10% मिलेगी, फिर इसको खाने से फिर 10% मिलेगी। इस तरह क्या हो जाता है, ये ऊर्जा जो है ये कम होती चली जाती है अगले स्तर के जीवों के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है 10% के नियम के द्वारा होता है, और इसे किसने दिया था? रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10% का नियम ऊर्जा प्रवाह में किसने दिया था, तो रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के मध्य जो ऊर्जा का प्रवाह होता है प्रत्येक उच्च पोषी स्तर के साथ कम होता चला जाता है। इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा का जो है चयापचय ऊष्मा के रूप में जो है थोड़ा सा नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो जिस जीव में जो ऊर्जा होगी वह श्वसन के द्वारा या अन्य क्रियाओं के द्वारा जो है उसका कुछ जो है क्षय भी होगा ऊष्मा के रूप में। इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा अब विघटित नहीं किया जा सकता है? बताइए कौन सा अपशिष्ट है जो जीवाणुओं के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा है? प्लास्टिक जो है जीवाणुओं के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, जबकि चमड़ा, मलमूत्र और कागज जो है जीवाणुओं के द्वारा विघटित किए जा सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, पर्यावरण में बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछे गए हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में बहुत सारे सवाल पूछे गए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी विषय को छोड़ सकते हैं। तो इस चित्र में हिरण किस स्तर पर आएंगे? बताइए, हिरण किस स्तर पर आएंगे? तो हिरण जो है दूसरे स्तर पर आएंगे, दूसरे स्तर पर, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है प्रोड्यूसर, यानी कि क्या है, उत्पादक होते हैं। इस उत्पादक में किसको शामिल किया जाता है? तो पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है, पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है। और पेड़ पौधों की पत्तियों पर कौन निर्भर होते हैं? तो जो है शाकाहारी निर्भर होते हैं, और हिरण क्या है, एक शाकाहारी है। तो हिरण किस में आ जाएगा? लेवल स्तर 2 में आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं? बताइए, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता तो है किस पोषण स्तर में आएंगे? तो ये आएंगे दोस्तों तीसरे पोषण स्तर में, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में जो छोटे मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता होते हैं तीसरे स्तर में आते हैं। स्वपोषी ये उत्पादक जो होते हैं ये प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो है प्राथमिक पोषक स्तर में आते हैं, और शाकाहारी जो आते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, लेकिन ये दूसरे पोषण स्तर में आते हैं। बड़े मांसाहारी जो होते हैं ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं और चौथे पोषण स्तर में आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को जो है स्वच्छ रखने में सहायक होता है? कौन सा जो है जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो ये जीवाणु और कवक जो हैं ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जो है भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण जीव समूह जीवाणु और कवक हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जो है पेड़ पौधों
और जानवरों के मृत जीव जो कचरे होते हैं उनको सरल पदार्थों में क्या होते हैं, परिवर्तित करके विघटित कर देते हैं। यानी कि ये जीवाणु और कवक क्या होते हैं, जो कोई जीव अगर मर जाता है तो उसको जो है सड़ने गलने के बाद उसको जो है खा पी करके ख़त्म कर देते हैं, यानी कि सरल जो है घटकों में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए इन्हें जो है स्वच्छ वातावरण करने वाले जीव माना जाता है। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, बताइए। स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों किसकी आवश्यकता नहीं होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश और क्लोरोफिल के द्वारा तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो उसके बाद ऑक्सीजन को वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं हम सभी जीव जंतुओं के लिए, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ऑक्सीजन जो है उनको ज़रूरत नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। देखिए, सवाल बहुत बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। अजैव निम्नकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, बताइए। ऐसा कौन सा जो कथन है जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में सही है? तो दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है पर्यावरण में बने रहते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये अजैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं वातावरण में बने रहते हैं, इनका विघटन नहीं हो पाता है जीव जंतुओं के द्वारा, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल सॉरी, ठीक है। चलिए, वे पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की से अभिक्रिया नहीं करते हैं इन्हें अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहा जाता है। अर्थात अजैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं प्लास्टिक, रबड़, कांच, नायलॉन, रेयॉन, ये क्या होते हैं, वातावरण में बने रहते हैं, इनका विघटन नहीं हो पाता है। दोस्तों थोड़ा सा चीज़ें स्पीड में चल रही हैं, अगर आपको लगे कि ज़्यादा तेज़ हैं तो आप जो है स्लो करके देख सकते हैं। किस मंडल में पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं और जहाँ उनका जीवन यापन हो सकता है, बताइए कहाँ पर? पृथ्वी के किस मंडल में जो है सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं और वहाँ उनका जीवन यापन हो सकता है? दोस्तों कहाँ पर? तो वो जैव मंडल में। जैव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ सजीव प्राणी जो है पाए जा सकते हैं और उनका जीवन यापन हो सकता है। जबकि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल इत्यादि जो है वायुमंडल की परतें, जैसे ये जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वायुमंडल में पाई जाती हैं। लेकिन पृथ्वी पर जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पर जैसे तालाब वगैरह हैं, यहाँ पर वायुमंडल है, यहाँ पर स्थल मंडल है। इन तीनों के सम्मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? इन तीनों के सम्मिलन स्थल को ही कहा जाता है जैवमंडल, जैवमंडल। और जहाँ पर ये तीनों जो है मिलते हैं उसे जैवमंडल कहा जाता है। यही वजह है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन भी ग्रहण कर लेते हैं, जलमंडल से जल भी ग्रहण कर लेते हैं और पृथ्वी पर रहने के लिए आवास भी बना लेते हैं। तो ये उनके जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। नीचे दिए गए जीवों में शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए, यानी कि जो शीर्ष शिकारी है वो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? गरुड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे शीर्ष शिकारी गरुड़ हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझना है। जैसे ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये घास होती है। प्राथमिक उत्पादक क्या होती है? घास होती है। और इनको क्या खाता है? चूहा भी खाता है। फिर इन चूहे को क्या करता है? सांप खाता है। सांप को क्या करता है? गरुड़ खाता है। तो इसलिए गरुड़ कहाँ पे है? तो वो शीर्ष शिकारी में जो है शामिल किया जाएगा। चलिए, पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? पौधों के जो विभिन्न अंग होते हैं वनस्पतियाँ या जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बायोमास, ठीक है। जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों तथा पौधों के अपशिष्ट से बना पदार्थ जो होता है वो बायोमास कहलाता है। इन्हें सीधे जलाकर या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करके प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फंडामेंटल बेसिक था उससे सवाल पूछे गए थे, लेकिन अब थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्म में जो है सवाल आने वाले हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? बताइए। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जैवमंडल का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन या कच्छ? बताइए कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात का जो कच्छ है, गुजरात का कच्छ है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अंतर्गत गुजरात के कच्छ तट को शामिल किया जाता है, राजकोट को, सुरेंद्रनगर को, पाटन जिले ये आते हैं। वर्तमान में भारत में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत सुंदरवन, नंदा देवी, मानस, पन्ना, देहांग दिबांग आदि ये जो है आते हैं। अगर आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाए वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो कितने हैं? तो 18 हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत में जो है
किसको आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है? भारत में किसको आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो झीलें होती हैं, झीलों को क्या कहा जाता है? आमतौर पर ज्वारी वन कहा जाता है, क्योंकि झीलें अधिकांशतः कहाँ पर होती हैं? जो है समुद्र के किनारे पर होती हैं, मैंग्रोव झीलें होती हैं। जैसे ज्वारी वन, इन्हें दलदली, इन्हें जो मैंग्रोव भी कहा जाता है, दलदली एवं डेल्टाई वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र के पास रहती हैं, इन पे खारा जल होता है और इनमें जो है वनस्पतियाँ उग जाती हैं, तो इसीलिए इन्हें जो है ज्वारी वन कहा जाता है। भारत में ये वन जो है उष्णकटिबंध के ज्वारीय दलदलों, तटीय लैगूनों, डेल्टा या झीलों के समीप मिलते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना सा समझ लेना है, जो समुद्र के किनारे जो झीलें पाई जाती हैं उनमें जो वनस्पतियाँ होती हैं, इसीलिए उन्हें जो है ज्वारी वन कहा जाता है, झीलों। बस, और ज़्यादा नहीं समझना है। अब वैश्विक संरक्षण जो है, वैश्विक प्रयास क्या किया गया है अपने आंदोलन को जो है संरक्षित करने के लिए? तो जैसे चिपको आंदोलन है, द हग ट्रीज मूवमेंट। चिपको आंदोलन को क्या कहा जाता है? द हग ट्रीज मूवमेंट। इनमें से किस गांव से शुरू हुआ है, बताइए? चिपको आंदोलन किस गांव से शुरू हुआ है? तो ये गढ़वाल में स्थित जो रैनी गांव है वहां से शुरू हुआ है। ये कहां पर है? उत्तराखंड में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में देख लेते हैं। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1973 में जो है शुरू हुआ है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश क्यों लिख रहा है? क्योंकि उस समय जो है उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था, लेकिन ये 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड जो है बन गया था, अलग राज्य बन गया था, इसीलिए जो है अब जो है उत्तराखंड में है और तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, ये 1973 में प्रारंभ हुआ था चमोली गांव से, ठीक है। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक प्रमुख बात यह है कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया और इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती जो है गौरा देवी ने इसका जो है नेतृत्व किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए सुंदर लाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और श्री गौरा देवी जो हैं किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में हैं, तो वो ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन के, ठीक है। 1973 में उत्तराखंड के चमोली गांव से शुरू हुआ। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और उन्हें वर्ष 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार के भी जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। इस पुरस्कार को जो है जल के नोबेल पुरस्कार की जो भी संज्ञा दी जाती है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है 2015 में दिया गया था इन्हें, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, ठीक है। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन नॉर्मन ई बोरलाग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह जो है विरोध करते हैं? यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया जा रहा था, नर्मदा पर जो बांध बनाए जा रहे थे उसका विरोध किया जा रहा था। क्यों विरोध किया जा रहा था, आपको ये बताता है। यह विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच संघर्ष का कारण बन जाता है या अनुप्रवाह के क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ आने का कारण बनता है। बांधों से मिलने वाले जो लाभ हैं उनके लिए लोगों के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। इसकी वजह से लोगों के जो प्रवाही है जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जा सकता है। तो कौन सा है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को जो है अन्य स्थानों पर जो है विस्थापित किया जाता है और कई बार उन जलाशयों में जो है जलस्तर बढ़ जाता है, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो है इस लोगों के द्वारा जो है इसका विरोध किया जाता है। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो 1985 में शुरू हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजैली गांव यानी खेजड़ी में पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का जो है बलिदान कर दिया? यानी कि राजस्थान के जोधपुर के निकट एक खेजैली गांव है, खेजड़ी गांव है, जहां पर जो है वहां की महिलाओं ने जो है महिलाओं के साथ जो है 363 लोग थे जिनको वहां के राजा ने उस समय जो है पेड़ों के साथ कटवा दिया था और वो पेड़ को संरक्षण करने के लिए जो है उनसे चिपक के खड़े हुए थे। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे
अमृता देवी बिश्नोई ने जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ी गांव में जो है पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान किया। इन्हीं के नाम पर जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने वन एवं जंगली जानवरों के संरक्षण एवं उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार भी जो है शुरू किया है, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को संरक्षण के लिए अपनी आहुति दे दी है। इसी वजह से जो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो भी है चलाया गया है, कहाँ पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अच्छा, इस जो है आंदोलन को जो है कहाँ से जुड़ाव माना जाता है, तो मेधा पाटेकर का संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बांध बनाने के खिलाफ 1985 में जो है शुरू किया गया था। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज़ बताई थी। जबकि गैर सरकारी संगठन नवधान्य की स्थापना वंदना शिवा ने 1987 में किया था। नवधान्य जैव विविधता के संरक्षण और बीज की जो बचत प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है। आपको ध्यान रखना है, नवधान्य जो है किसके द्वारा एक संगठन है नवधान्य, और किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था, तो वंदना शिवा एक पर्यावरण जो है संरक्षण करता है। 1987 में इनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है पर्यावरणीय सक्रियतावाद को जो है सहयोग प्रदान करना है। ठीक है। और वंदना शिवा जो है 1993 में इन्होंने एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से। वंदना शिवा को 1993 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल में हुई है, बताइए किस आंदोलन की शुरुआत जो है गढ़वाल में हुई है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कहाँ पर, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, गढ़वाल में किस आंदोलन की शुरुआत हुई। जी बिल्कुल, हमें लगा कि शायद मैं गलत टिक कर रहा हूँ, नहीं सी है बिल्कुल। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई है, गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमालय राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल में 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। यह एक प्रकार का वन संरक्षण आंदोलन था जिसमें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलनकारी जो है पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, चिपको आंदोलन पड़ा है। राजस्थान में 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या रहा है, तो क्या रहा है, उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी 363 लोगों के साथ। ठीक है, तत्कालीन राजा ने उन्हें जो है वहाँ पेड़ों के साथ ही कटवा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े सवाल जो है इन्वायरमेंट में पूछे जा रहे हैं और लोग इन्वायरमेंट को छोड़ के चले जा रहे हैं। एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस का पालन किया जाता है। इन तीनों का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनका सही क्रम। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई भी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है, यानी कि जो वायुमंडल में विघटित नहीं होता है, ठीक है, जैविक घटकों के द्वारा, तो उनका सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उनको रिड्यूस करना चाहिए, यानी कि कम उपयोग करना चाहिए। और फिर अगर फिर भी उपयोग हो जाए तो उनको रीयूज़ करना चाहिए, यानी कि पुनः उपयोग करना चाहिए, नए पदार्थों को शामिल नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद जो बचे फिर उसका रिसाइकिल कर लेना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले कम करना, फिर पुनः उपयोग करना, फिर पुनर्चक्रण कर लेना। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का आपको चयन करना है कि यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। ठीक है, इसने जो है वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित की, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर गलत कथन का आपको चयन करना है। हिंसक आंदोलन तो नहीं था, बाकी देख लेते हैं इनने क्या सही माना है। इस प्रकार के वन उपज के लिए उपज से उपयोग से संबंधित जो उनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है। ये तीनों भी सही, ये दोनों भी सही हैं। तो यानी कि वो एक हिंसक आंदोलन नहीं था, ये चीज़ आपको भी जानना चाहिए। हिंसक आंदोलन नहीं था, ये गलत था, इसलिए यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है वहाँ पर। ठीक है, चलिए बाकी चिपको आंदोलन के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ के विरोध में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ कहानियों का उल्लेख जो है नीचे दिया गया है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है, बताइए कौन सा है जो बांध निर्माण का एक लाभ है। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है गुजरात में, इसके द्वारा क्या होती है, सिंचाई भी की जाएगी और विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। यह लाभ में इसकी गणना की जाती है।
मिदनापुर जिले के आराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों का उल्लेखनीय जो है सुधार हुआ है? तो किस प्रकार के वनों का? तो साल के वनों का। ठीक है, मिदनापुर जिले के, ये कहाँ पर? मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के आराबाड़ी वन क्षेत्र में जो है स्थानीय समुदाय के सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से जो है साल के वनों में जो है उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ठीक है, अच्छा मिदनापुर है कहाँ पर? तो कांगसाबती नदी के किनारे पर है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं है? कौन से पदार्थ जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो कौन से हैं? कांच के बर्तन और प्लास्टिक के कवर, इन्हें जैविक घटकों के द्वारा जो है विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि सब्जी का जो छिलका होता है, कागज होता है, लकड़ी होती है, इनको जो है अपघटित किया जा सकता है जैविक पदार्थों के द्वारा। चलिए हमारा अगला सवाल, हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों का उपयोग को जो है कैसे कम कर सकते हैं? जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं हैं, उनको क्या हम कैसे जो है कम कर सकते हैं, उनका उपयोग कैसे कम कर सकते हैं? तो पर्यावरण की अनुकूल जो पैकेजिंग होती है उनका उपयोग करके हम इनका क्या है उपयोग कम कर सकते हैं। यानी कि जो जिन पन्नियों का हम उपयोग करते हैं उनके स्थान पर ऐसी चीज़ों का उपयोग करें कि जो बायोडिग्रेडेबल हों, यानी कि उनका पर्यावरण में नुकसान ना हो, इस आधार पर उन्हें हम कम कर सकते हैं। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी? बताइए किसकी रक्षा करना चाहती थी? तो अक्षय संसाधन की, अक्षय संसाधन की रक्षा करनी चाहती थी। अक्षय संसाधन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि चिपको आंदोलन क्या है? पेड़ों से संबंधित है और पेड़ों को जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक है, अक्षय संसाधन प्राकृतिक वातावरण का एक हिस्सा है तथा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा घटक भी है, जिसके अंतर्गत वन संसाधन, जल संसाधन आदि आते हैं। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तराखंड और जो है माफ़ कीजिएगा तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। बाकी सारी चीज़ें तो आपने पढ़ाई है, जिसमें गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ से क्या तात्पर्य है? बताइए, फिर से वही सवाल। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। डिक्लोफिनेक दवा के कारण भारत में किसकी आबादी जो है, अधिकांश आबादी जो है विलुप्त होने का कगार पर है? तो गिद्धों की आबादी जो है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, डिक्लोफिनेक जो एक दवा है, दर्द निवारक दवा है, और भारत में अधिकांश जो गिद्धों की विलुप्ति का कारण यही दवा है। ठीक है, और इसे 2008 में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। अच्छा, जब पशु बीमार होते थे, जैसे बुखार होता था, सूजन होती थी, उत्तेजना के समय जो है निपटने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता था, लेकिन 2008 में अब इस दवा को बैन कर दिया गया है। हमारा अगला सवाल, एनर्जी स्वराज यात्रा बस डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी जो कि किस आईआईटी के प्रोफेसर हैं द्वारा डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया, जिसके माध्यम से वे जलवायु परिवर्तन संबंध के प्रयासों के तालमेल को संयोजित करने की योजना बना रहे हैं? बताइए कहाँ के हैं? तो आईआईटी बॉम्बे के। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है? अपशिष्ट के जो उत्पादन है उसको कम करने का सर्वाधिक जो है प्रभावी समाधान क्या है? तो मनाही, इसे क्या कर दिया जाए? रिफ्यूज़ कर दिया जाए, कम ही उपयोग किया जाए। ठीक है, चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश कौन सा है? ये तो करने से संबंधित था, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था। ये किससे संबंधित है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। ये भी उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। ये इसीलिए आपको कुछ चीज़ें जो है करंट से ध्यान रखना है और कुछ चीज़ें जो हैं आपको ऐसे ध्यान रखना है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर से आ गया वही सवाल, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण हेतु 1972 में की थी और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है मनाया गया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इस दिवस को मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी और 1972 में की गई थी। ठीक है, लेकिन पहला पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 को। ठीक है, चलिए, अब हमारा अगला सवाल राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनसे जो है अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जून 2022 तक किस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या
सबसे अधिक है, करंट से संबंधित जोड़ के पूछा गया है। लेकिन वर्तमान में भी जो है एक सींग वाले गेंडों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वो काजीरंगा में है। और ये कहाँ पर है, ये असम में है। असम में, ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पर जो है टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, यदि असम राज्य में है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह उद्यान महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, महाराष्ट्र में जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं उनके भी आपको ध्यान रखना है, जैसे चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों चारों जो हैं अन्य भी जो हैं महाराष्ट्र में ही अवस्थित हैं। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी और यह हिम तेंदुओं की अधिक आबादी और पक्षियों की जो है विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, लद्दाख में कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए कौन सा स्थित है? तो दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? वो लद्दाख के क्षेत्र में अवस्थित है। इसका जो है पूरा नाम क्या है? हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है स्थित है, पूर्वी भाग में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पार्क है? बताइए, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पार्क है तो कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो फैला है, नागार्जुन श्रीशैलम जो है बाघ अभ्यारण्य, ये सबसे बड़ा है बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, 1992 में इसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। 1992 में इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या है? राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है? बताइए, कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। यह कहाँ पर है? तो यह असम में है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो है हाथियों के आरक्षित क्षेत्र का भी एक आरक्षित जीव मंडल भी है। तो यहाँ पर जो है हाथी भी पाए जाते हैं, गैंडे भी पाए जाते हैं और कई सारे अन्य जीव जंतु भी जो है पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा और बारहसिंगा विशेष रूप से पाए जाते हैं। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तो असम में है। ठीक है, चलिए, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान अभी आपने जस्ट देखा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। और हेमिस नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में अवस्थित है। चलिए, हमारा अगला सवाल, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तथा उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहा जाता है? बताइए, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, यानी कि वहां तक आसानी से जो है पहुंचा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बताया गया है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट हुआ क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की अबाध्य पहुंच होती है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान में वानिकी, पशु चराई जैसी गतिविधियां वर्जित होती हैं, यानी कि वहां तक जो है कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर अबाध्य पहुंच का थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ दी गई हैं, शब्द का थोड़ा इस्तेमाल गलत हुआ है, यानी कि उनकी जो है वहाँ तक बाधा लगाई जा सकती है। यहाँ पर अबाध्य पहुँच बोला जा रहा है, बिना किसी बाध्यता के पहुँच की बात की जा रही है ना। यहाँ पर जो है आप पेड़ पौधों को काट नहीं सकते, पशुओं को चरा नहीं सकते, ऐसी गतिविधियाँ जो है वहाँ पर वर्जित होती हैं। इस प्रकार एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अच्छा बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? बताइए, भारत के उस राज्य की पहचान करें जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है टाइगर रिजर्व भी है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ पर है? सुंदरवन कहाँ पर है? आपको सभी को पता होगा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व भी वहीं पर होगा। सुंदरवन जो है किसके लिए जाना जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सुंदरवन का जो क्षेत्र है किसके लिए जाना जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है सवाल। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई।
1936 में इसकी स्थापना की गई थी। हैली नेशनल पार्क के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी और बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जो है की गई थी। सबसे पहले यहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर की जो है परियोजना को शुरू किया गया था। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव संरक्षण परियोजना जो है शुरू किया गया था। इसी से जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और बाद में इसका जो है नाम बदल दिया गया है। पहले इसका क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है और 1974 में यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की जो है शुरुआत की गई थी। ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। कहाँ पर बताइए, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय पार्क है और पश्चिमी हिमालय में है। तो कहाँ पर है, ये उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, आप सभी लोगों को पता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, और 1988 में इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में जो है इसको शामिल कर लिया गया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान फिर से वही पूछा जा रहा है, कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। हाल ही में संघाई हिरण को खबरों में जो है किस राज्य का राज्य जानवर देखा गया है, बताइए। संघाई हिरण को जो है खबरों में था और उस समय, और किस राज्य का यह है राज्य जानवर है, तो कहाँ का है, तो ये मणिपुर का राज्य जानवर है, स्टेट पशु है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिले में है, तो नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। देखिए, एक ही बार अगर आप चीज़ों को अच्छे से देखते चले जाएंगे तो बहुत सारे सवाल आपको ऐसे ही जो है होते नजर आएंगे। चैल वन्यजीव उद्यान जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो चैल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, चैल वन्यजीव उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और यहाँ पर इंडियन मुंटैंट, तेंदुआ, जंगली सुअर, लंगूर, यूरोपीय लाल हिरण आदि सब पाए जाते हैं। ठीक है, इसे जो है 1976 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आपको यही ध्यान रखना है, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइए, महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसे बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है, बोरीवली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान उनको भी ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चीज़ें पूछी थी। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अभी एक आपने और देखा था यहाँ पर, चैल जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, चैल वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिमाचल प्रदेश। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा, यह गुजरात में है, गुजरात के नवसारी जिले में। नंदनकानन प्राणी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, नंदनकानन कहाँ पर है, उड़ीसा में। बिहार में एक प्राणी उद्यान है, कौन सा है, गौतम बुद्ध प्राणी उद्यान। गौतम बुद्ध प्राणी उद्यान कहाँ पर है, तो ये बिहार में। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है, गुजरात, गोवा, उड़ीसा या महाराष्ट्र, कहाँ पर है। वन्य घुड़खर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, भारत के गुजरात राज्य में है। ध्यान रखिए, कहाँ पर, भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। और कुछ अन्य भी हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य, एक तो घुड़खर है, एक है गिर और नल सरोवर है। नल सरोवर, नारायण सरोवर और गिर और घुड़खर, ये जो कहाँ पर हैं, गुजरात में है। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतमाला जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और गोवा में जो है बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, गोवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा में है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा में अवस्थित है। बाकी इसके अलावा जो आपको बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिर्फ से इतना ही पूछा जाएगा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको टिक मारना है त्रिपुरा, बस आगे बढ़ जाना है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो राजस्थान में। ठीक है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
अब उनमें से आपको ये भी ध्यान रखना है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। गोविंदपुर पशु विहार, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर हैं, तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में अवस्थित है। चलिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जो जिला है उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सुल्तानपुर है तो उत्तर प्रदेश में होगा, नहीं, ये हरियाणा में है। बहुत बार सवाल पूछा गया है। और जबकि अन्य जो यहाँ पर जो है इस उद्यान में 250 से ज़्यादा जो है पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से कुछ भारतीय प्रजाति हैं, जबकि कुछ अन्य जो है साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया के दूर के जो देश हैं वहाँ से मौसमी प्रवास करने के लिए इसमें जो है आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, आप सभी लोगों को पता है पेरियार कहाँ पर है, तो केरल में है। ठीक, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनमें से आपको नाम भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के जो कुल 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला था अभी थोड़ी देर पहले। और माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको कंफ्यूज ना होइएगा, बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप सभी लोगों को पता है गिर कहाँ पर है, तो गुजरात के गिर क्षेत्र में है। और यहाँ पर जो है ये सारे राष्ट्रीय उद्यान तो आपने देख लिए हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ये कहाँ पर है, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपने मध्य प्रदेश देखा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर देखा है, आपने कर्नाटक राज्य में देखा है। चलिए, तो दोस्तों हमारा 5वां टॉपिक जो प्रदूषण से सवाल पूछे जाते हैं उन पर आ गए हैं, और हम बहुत जल्दी सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आपको बताना है किसकी भारी मात्रा की वजह से जो है खनन प्रदूषण होता है, बताइए किसके खनन से बहुत ज़्यादा जो है भारी मात्रा में खनन प्रदूषण होता है, तो किससे होता है, तो धातुमल, स्लैग से। ठीक है, धातुमल या स्लैग की भारी मात्रा की वजह से जो है इसके वहन से खनन से प्रदूषण होता है। धातुमल एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जो गलाने के दौरान धातु से अलग हो जाता है और धातुओं में धातु शोधन और दहन प्रक्रियाओं से अशुद्ध निकालता है। धातुमल से ज़्यादातर सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, एल्यूमिनियम जैसे तत्व जो है निकलते हैं। इसी वजह से जो है ये वातावरण में प्रदूषण को जो है ज़्यादा जो है बनाता है। ठीक है, ये सवाल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी टिपिकल सवाल नज़र आता है ये, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना समझना है कि धातुमल के द्वारा जो है वातावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें किन किन पदार्थों की अधिकता होती है, तो सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और एल्यूमिनियम की। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है, बताइए। वायुमंडल में ओजोन का स्तर का जो है कम होना कब से शुरू हुआ है, तो 1980 से। वायुमंडल का जो ओजोन का स्तर है 1980 से कम होना शुरू हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे जो है 1985 में पता लगाया है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन की परत में जो है एक बड़ा छिद्र, ये तीनों सवाल पूछे गए हैं, यानी कि वैज्ञानिकों ने जो है ओजोन क्षरण का पता कब लगाया है, तो 1985 में लगाया है। और कहाँ पर जो है एक ओजोन की परत में एक बड़ा छिद्र देखा गया है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में, ध्यान रखिएगा। और ये लगातार बढ़ रहा है ओजोन की परत में हो रहे जो क्षरण से। अच्छा, किसके कारण क्षरण हो रहा है इसका सबसे अधिक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC के कारण जो है सबसे ज़्यादा ओजोन का क्षरण हो रहा है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, कौन सी रेखा दिए गए वर्षों के दौरान ओजोन छिद्र के आकार में हुए परिवर्तन का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करती हैं। ओजोन के छिद्र में हुए परिवर्तन का सबसे ज़्यादा कौन सी जो है रेखाएं वर्णन करती हैं। वैसे सवाल तो UPSC में भी नहीं पूछे जाते जैसे ये पूछ रहे हैं भाई साहब। रेखा ए का जो है आकार बढ़ रहा था लेकिन अब नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर रेखा जो ए नज़र आ रही है आपको, ये रेखा ए जो है पहले ये बढ़ रही थी लेकिन अब नहीं बढ़ रही है। ये ओजोन क्षरण का, ओजोन में जो है परिवर्तन का सबसे बड़ा आपको चित्र दर्शा रहा है, रेखा दर्शा रही। इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, पढ़ भी लेंगे तो भी उतना चीज़ें याद नहीं रहने वाली है ना। आपको कुछ चीज़ें जो याद हो जाएं, बस यही कोशिश है हमारी,
इस क्लास से। रोगाणुमुक्त पेयजल पाने के लिए किस रसायन का जो है उपयोग किया जाता है, बताइए। जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ये। और एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग जो है रोगाणु मुक्त करने के लिए, यानी कि जल में जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनसे शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर जो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है, आमतौर पर इसे क्या नाम दिया से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से। जल शोधन की एक प्रभावी विधि है। चलिए, इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है, कौन सा अपशिष्ट है जो पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाएगा, तो कागज़ के जो कप बनाएंगे वो तो, क्योंकि कागज़ क्या होता है पर्यावरण में बायोडिग्रेडेबल है और उसे आसानी से जो है विघटित किया जा सकता है। लेकिन पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की बोतलें और रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं इन्हें जो है इनके द्वारा पर्यावरण में अधिक अपशिष्ट, इनका अपशिष्ट जो है पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। ये देखिए, घरेलू अपशिष्ट प्रदूषण को सबसे कम क्षति पहुंचाते हैं। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्यतः क्या अंतर है, बताइए। घरेलू और औद्योगिक जो अपशिष्ट निकलते हैं उनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है, तो घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं संरचना में कम विषम होते हैं, यानी कि वो कम विषैले भी होते हैं और वो जो है वातावरण में विघटित भी हो जाते हैं, वायुमंडल में फिर वो विघटित हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है, बताइए। ओजोन छिद्र कहाँ अवस्थित है, वही सवाल आपसे देखिए फिर से पूछ लिया गया है। ओजोन छिद्र कहाँ पर है, अंटार्कटिका में अवस्थित है, ठीक है। अच्छा, वायुमंडल में जो सुरक्षात्मक ओजोन की परत है 220 डॉप्सन से कम होने लग जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, ओजोन का क्षरण होने लग गया है, ठीक है। अच्छा, ओजोन क्षरण से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कनाडा में मॉन्ट्रियल कहाँ जगह है, कनाडा में है। इसके आधार पर एक जो है प्रोटोकॉल को निर्मित किया गया है। इसका संबंध किससे है, ओजोन क्षरण से। आपसे सीधा सा पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे ओजोन क्षरण से, ठीक है। 16 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। हम इंसानों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी आत्मनिर्भरता क्यों कम करनी चाहिए, बताइए। हम जो इंसान हैं पेट्रोलियम उत्पादों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसको हमें कम यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम की जो है मात्रा परिमित है, यानी कि सीमित है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो मात्रा है वो सीमित है और यह जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में आता है, यानी कि एक बार जब इनका जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, इनके जो भंडार हैं वो अगर ख़त्म हो गए तो हमारे लिए ऊर्जा के विकल्प ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इनका हम उपयोग कम करें और ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर ज़्यादा विचार करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3R का एक कारक नहीं है, बताइए। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3R का उपयोग किया जाता है, 3R जो विधि होती है उसका उपयोग किया जाता है, उनमें से कौन सा एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रिफ्यूज़, ये जो है नहीं है। जबकि रिड्यूस यानी कि कम करना, रिसाइकिल और रीयूज ये जो दोनों जो है 3R के विधि के अंग हैं, ठीक है। चलिए, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ओजोन की परत अगर पतली हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, त्वचा के कैंसर के मामले जो हैं लगातार बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं पृथ्वी तक सीधे पहुंचने लग जाएंगी। वायुमंडल के उच्च स्तरों का पर स्थित जो ओजोन है, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर जो स्थित ओजोन है, ओजोन के अणु हैं पर कार्यरत जो है अल्ट्रावायलेट किरण का एक उत्पाद है, बताइए। तो क्या है, तो ऑक्सीजन, ठीक है। वायुमंडल के जो उच्च स्तर पर स्थित ओजोन है ऑक्सीजन अणु पर कार्यरत अल्ट्रावायलेट विकिरण का एक उत्पाद है। ओजोन जो होती है, ओजोन का क्या सूत्र होता है, ओजोन का O3 होता है और यह किससे होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली एक विषैली गैस होती है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है, हल्के नीले रंग वाली तीव्र गंध वाली एक विषैली गैस होती है ओजोन। चलिए, हमारा अगला सवाल, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। किस जीवाणु की जो उपस्थिति है, अगर वो जीवाणु वहाँ पर आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि वह जल जो है प्रदूषित है। बताइए कौन सा है, तो ई कोलाई कोलीफॉर्म जो है ये जल प्रदूषण का सूचक माना जाता है, सूचक।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? क्योंकि इससे जो है रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम कर देता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें और अच्छे से समझ लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है क्योंकि यह जो है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। इसमें जो नहीं लिखा है, इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। तो जब ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है तो एक जो है पदार्थ बनाती है कार्बोक्सी, ठीक, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जिसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता जो RBC की होती है वो कम हो जाती है और व्यक्ति का जो है दम घुटने के कारण जो है मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से अगर कमरे में अगर धुआं जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया जाए तो और व्यक्ति जो है ना चिल्लाएगा ना कुछ नहीं, वो धीरे धीरे घुट करके मर जाएगा। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हुआ। आवाज़ तो करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उससे फिर घुटन के कारण आवाज़ नहीं निकलती। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बना लेता है और ये लगभग ऑक्सीजन के घुलने की दर से लगभग 250 गुना तेज गति से ये जो है लाल रुधिर कणिकाओं में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये घुल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय पदार्थ अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? कौन सा जो है अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? तो जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के pH मान को क्या कर देती है? कम कर देती है। बिल्कुल सही है। pH मान 5.6 से अधिक होगा तो क्या होगा? तब भी यह अम्लीय वर्षा रहेगी। लेकिन जब इसका pH मान जो है, ध्यान रखिएगा, 4 के आसपास, 3 या 4 के आसपास रहता है अम्लीय वर्षा का pH मान। चलिए ये देखिए, यहाँ पर 5 से कम बताया गया है, 4 साढ़े 4 के आसपास रहता है। अच्छा, इसमें वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, इनसे मिल करके जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है और यही वर्षा का जल जो है जब ज़मीन पर गिरता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और यही नदियों का जल जब नदियों में बहता है तो नदियों के पानी का जो pH मान होता है उसको कम कर देता है। ओजोन लेयर से संबंधित फिर से सवाल पूछे जाने लगे। ओजोन के जो एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ओजोन का सूत्र कितना होता है? O3 होता है। ये किससे बनता है? ऑक्सीजन प्लस एक अन्य नवजात ऑक्सीजन से बनता है, तो ये ओजोन बनती है O3। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए? तो ये 3 हो गए ये। चलिए हमारा अगला सवाल, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है? तो त्वचा का कैंसर हो सकता है। आप सभी लोगों को पता है कि अगर ओजोन का जो है डिप्लेशन हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक सीधे पहुंचने लग जाएंगी और जो है स्किन कैंसर की समस्या जो है बहुत तेज गति से बढ़ने लग जाएगी। निम्न में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण बनता है? कौन सा जो है पदार्थ है जो वायुमंडल में ओजोन गैस के क्षरण का कारण बनता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है वायुमंडल में ओजोन के क्षरण का प्रमुख कारण माना जाता है। अच्छा, CFC जो गैस कहाँ पर यूज होती है? तो ये रेफ्रिजरेटरों में, AC में, फोम में, रंग आदि में जो है इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है ओजोन की परत जो है उसको मोटा करने के लिए ज़रूरी है? तो फ्लोरीन आधारित जो प्रशीतक हैं इनका उपयोग अगर कम कर दिया जाए तो फिर क्या है, वायुमंडल में जो ओजोन है इसकी मोटाई को बढ़ाई जा सकती है। यानी कि ओजोन का क्षरण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ओजोन की परत मोटी होने लग जाएगी। वायुमंडल में उच्चतर संस्तर पर ऑक्सीजन के अणुओं पर अल्ट्रावायलेट विकिरण का जो क्रिया है उसका उत्पाद क्या है? बताइए। वायुमंडल के जो उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन के अणुओं पर अल्ट्रावायलेट जब पड़ती हैं तो उससे क्या बनता है? तो उससे बनता है ओजोन गैस बनती है, ओजोन की परत बनती है। ओजोन होना चाहिए शायद, जी हाँ ओजोन ही होगा। ये देखिए, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ऑक्सीजन के अणुओं पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? 3 होता है। इसमें 3 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। ओजोन परत जो होती है पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है मुख्य रूप से, और क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में कुछ मात्रा में पाई जाती है जिसे बैड ओजोन कहा जाता है। लेकिन समताप मंडल में के निचले स्तर में जो पाई जाती है उसे गुड ओजोन कहा जाता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं ये। हरित गृह प्रभाव से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए हैं। इनमें से कौन क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? बताइए, इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है?
तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊष्मा अवशोषण की क्रिया को ज़्यादा रखती है, अन्य गैसों की अपेक्षा ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करती है। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। चलिए, तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए? तो किसका? तो कोयले और पेट्रोलियम का जो उत्पाद हैं इनको हमें सही ढंग से यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जन है इसको जो है कम किया जाए और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। ठीक है। स्वदेशी सामग्री और बेहतर प्रदर्शन करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक परीक्षण में 20 जनवरी 2022 को 10:30 बजे उड़ीसा के कहाँ से किया गया था? तो ये किया था चांदीपुर से किया गया था। यह सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण माना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत जो अन्य गैसें हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। एक तो CO2 हो गई, दूसरी मेथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गई, और ओजोन भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वह कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम होता है। चलिए, अम्लीय वर्षा शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो जो है स्कॉटिश रसायनज्ञ के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा। रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा 1852 में अम्लीय वर्षा शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। इसलिए अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था pH मान इसका 4.2 से 4.5 के आसपास होता है। इसे सामान्य वर्षा यानी कि 5.6 कितना तापमान होता है? 5.6 जो pH मान होता है 5.6 से 7 के आसपास जो होता है वो सामान्य वर्षा का होता है, लेकिन 4 से 4.5 या 3.5 के आसपास होता है तो वो अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से जो है सर्वाधिक पीड़ित होगा? बताइए, तो कौन सा? तो एशिया महाद्वीप जो है, महासागरों के स्तर में इसमें जो है वृद्धि देखने को मिलेगी और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? बताइए, तो कितनी है? तो 0.03%। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखना है। नाइट्रोजन की वायुमंडल में मात्रा कितनी है? तो 78%। ऑक्सीजन की है कितनी? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% और आर्गन की जो है 0.93% है, और बाकी अन्य जो गैसें हैं वो 0.40% पाई जाती हैं। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है और निर्णय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क जो हैं मजबूत दिए गए हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? आपको अब जो है यहाँ पर तो तर्क दिए गए। हाँ, यह एक खतरा है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, अत्यधिक गर्मी होगी, जंगल में आग लगने के खतरे बढ़ जाएंगे, सूखे और अन्य जल आपूर्ति के जो मुद्दे हैं वो बढ़ जाएंगे। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक गलत धारणा है। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, धारणा थोड़ी है, इससे तो जो है पूरी दुनिया प्रभावित हो रही, तो ये कैसे हो जाएगा? तो केवल एक तर्क जो है वो मजबूत हो जाएगा। वन एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो यह मृदा के संरक्षण नहीं करते हैं, ये गलत है, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं? जैसे जो पेड़ होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं मृदा को क्या करती हैं? बांध के रखती हैं। तो ये मृदा का संरक्षण ही तो हुआ एक प्रकार से, है ना? नहीं तो मृदा कट कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी, उसकी उर्वरता कम होने लग जाएगी। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1972 में पारित किया गया था। ठीक है। वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वनों के हितधारक नहीं हैं? बताइए, कौन से वनों के हितधारक नहीं हैं? तो कौन से वनों के हितधारक नहीं है? तो शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं ये वनों के हितधारक नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधों को काटकर नए नए शहरों का जो है यह विकास करते हैं। और वनों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 से जो है लागू कर दिया गया है। रॉयल बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? तो ये मैंग्रोव वन, क्योंकि वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति अधिक पाई जाती है ना। पश्चिमी राजस्थान में थार के रेगिस्तान की सीमा पर रहने वाले निम्न में से किस समुदाय के लिए वन एवं वन्य जीव संरक्षण एक धार्मिक सिद्धांत रहा है? तो किसके लिए है? तो विश्नोई समुदाय के लिए। संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में जो है पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो कहाँ पर संगाई हिरण कहाँ पर पाई जाती है?
ये मणिपुर में पाई जाती है, लोकटक झील के पास पाई जाती है। इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में ये अवस्थित है और यहीं पर जो है ये संगाई हिरन जो है पाया जाता है। चलिए, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है, बताइए कौन सा आंदोलन चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो पेड़ों को कटाने से बचाने के लिए ही तो यह आंदोलन चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन से संबंधित है। देखिए, एक ही सवाल को अगर आपने आगे से पढ़ लिया तो अब आगे देखिए किस प्रकार से आपके सवाल जो है अच्छे से हो रहे हैं। प्राकृतिक वन्यजीवों की जो संख्या है और प्रजातियां, उनकी कमी का क्या कारण बताया जा रहा है। वन्यजीवों की जो संख्या और प्रजातियों की कमी का क्या कारण बताया जा रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। एक तो चमड़े और मांस की मांग, ये भी अधिक है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप भोजन और स्थान की कमी हो जाती है, ये भी सही है। जंतुओं को संरक्षित क्षेत्रों में रखना, ये नहीं हो सकता है। आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उनका समर्थन करना, तो ये भी क्या हो जाएगा कि कमी का एक कारण है। और ये नहीं होगा, उसका समर्थन नहीं है। बाढ़ एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए, बी और ई ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण के हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1950 में किसके द्वारा एक वन महोत्सव की जो है शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई है, तो के एम मुंशी के द्वारा। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया है, तो 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को। भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन का जो है बैंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो दोस्तों, वह एकमात्र वस्तु क्या है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी से बाहर से प्राप्त जो होती है वो क्या होती है, तो ऊर्जा। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर से सीधे प्राप्त होती है, तो वो ऊर्जा है। क्योंकि ऊर्जा जो है किसके द्वारा प्राप्त होती है, वायुमंडल में, जैसे सूर्य की विकिरण ऊर्जा हो गई और अन्य प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो हमें बाहर से प्राप्त होती है। ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है और ना ही जो है इसका उत्पादन किया जा सकता है, बल्कि यह इसे जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है, बताना है कि ऊर्जा का कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित मात्रा में उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। ये इनका अविवेकशील उपयोग जो है इनको समाप्त कर सकता है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, बताइए। ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जबकि प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और ये कोयला जो है ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो करंट के बेस्ड की हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सवाल जो है करंट से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस वीडियो में, एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें जो है अच्छे से रिवाइज्ड हो गई हैं। और अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिससे कि जो भी सारी सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए अपडेट की जाएँ, आप उनसे वंचित ना रहें और समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।